अभी बच्चों, जैसे कि हम तीसरा चैप्टर जो कि बिजनेस स्टडी +2 क्लास का हम अध्ययन कर रहे थे और उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा प्रबंध के स्तर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर फंक्शंस, इसको हम पढ़ रहे थे। इसका मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। आज हम करने जा रहे हैं कि वो 3 जो लेवल होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट, 3 प्रकार के मैनेजमेंट होते हैं। हमारे कोई भी बिजनेस है, चाहे कोई संस्था है, स्कूल है, तो इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 लेवल में बटा होता है, टॉप, मिडल और लोअर। ठीक है। अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि टॉप जो मैनेजमेंट है, सबसे जो शीर्ष अधिकारी हैं, जो सबसे ऊपर बैठते हैं, जो कि संस्था के लिए विशेष काम करते हैं। छोटे काम जो होते हैं वो उससे नीचे वाले अधीनस्थ सबऑर्डिनेट्स करते हैं। ठीक है। तो जो टॉप मैनेजमेंट है, वो टॉप मैनेजमेंट में पिरामिड से आपको बताया था कौन कौन से अधिकारी होते हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं, वो कौन कौन से कार्य करते हैं। टॉप मैनेजमेंट के अधिकारी सबसे पहला कार्य करते हैं ऑब्जेक्ट्स, संस्था के उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि संस्था ने क्या कार्य करना है और कितना उत्पादन करना है, उत्पादन करके कितनी बिक्री करनी है और बिक्री करके कितना हमने लाभ कमाना है, ये उद्देश्य निर्धारित करते हैं। क्योंकि कोई भी संस्था लाभ के लिए स्थापित की जाती है, लाभ कमाना उसका मुख्य उद्देश्य है। तो लाभ कमाने के लिए संस्था की उत्पादन, विक्रय, उत्पादन नहीं होगा तो विक्रय कहाँ से होगा, विक्रय नहीं होगा तो उद्देश्य यानी कि प्रॉफिट कैसे होगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट निर्धारित करते हैं कि जैसे हमने भाई 1 लाख रुपए का या 5 लाख रुपए का जो भी हमने उद्देश्य प्राप्त करना है, प्रॉफिट कमाना है, वो उसका ऑब्जेक्ट निर्धारित करते हैं। क्योंकि संस्था ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख के अपना कार्य करती है, उसके अनुसार ही, उसको ध्यान में रखे ही अगले कार्य, दूसरे कार्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं। जिस प्रकार बच्चों आप स्कूल में आते हो तो आपके दिमाग में उद्देश्य होता है पढ़ना, और पढ़ना हमारा उद्देश्य, तभी दूसरी एक्टिविटी आज घर में आप संपन्न करके आते हैं, फ्रेश होके आना, ड्रेस पहन के आना, कॉपी बैग सब कुछ लेकर के आते हैं, तो आपका उद्देश्य आपके दिमाग में होता है। दूसरा पॉलिसीज़ का निर्धारित करना, नीतियों का निर्धारण करना। नीति क्या होती है? नीति किसी कार्य करने की एक प्रणाली का नाम है कि काम आप किस ढंग से करेंगे। जैसे जिनको हम उधार में माल बेचते हैं, 2 डेटर हैं, तो उनसे पैसा कैसे वसूल किया जाएगा, इसकी एक तरीका बनाया जाएगा, एक नियम बनाया जाएगा कि हमने उनसे पैसा कैसे मांगना है, कैसे रिकवर करना है, तो उसको अब पॉलिसीज़ बोलते हैं। जैसे एक तो शक्ति की नीति होती है, एक नरमी की नीति। तो बिजनेस में ज़्यादातर शक्ति के बजाय नरमी की पॉलिसी हम निर्धारित करते हैं। तो पॉलिसी, नीतियों का निर्धारण करना उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। पॉलिसी ही उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, तो उसका साधन है। ठीक है। जिस प्रकार आप स्कूल में आते हो तो जैसे दूसरे गांव से आते हैं, वो बसेज के द्वारा आते हैं, तो आपके उद्देश्य को पूरा करने में, पढ़ाई के उद्देश्य को प्राप्त करने में बस है ना, वो विशेष योगदान दे रही है। तो इस प्रकार से पॉलिसी जो होती है ना, वो विशेष योगदान होता है उद्देश्यों को प्राप्त करने में। तीसरा होता है एक्टिविटी कौन कौन सी करनी है, ये किसका काम है? टॉप अधिकारियों का काम है। अभी क्या क्या परचेज, माल कितना खरीदना है, उससे कितना माल उत्पादित करना है, कितना माल बेचना है। ठीक है। ये सारे एक्टिविटी निर्धारित करने का काम भी उसी का होता है। जिस प्रकार हमारे स्कूल में हमारे MD सर जो है ना, सारी एक्टिविटी स्कूल की क्या क्या पूरी करवानी है वो निर्धारित करते हैं। तो टॉप अधिकारी इस काम को करते हैं। चौथी बात, रिसोर्सेज संसाधन। जैसे आपको उद्देश्य प्राप्त करने हैं तो उद्देश्य के लिए नीति निर्धारित करनी पड़ेगी, उसकी एक्टिविटीज़ हमने करनी पड़ेंगी, लेकिन उन सब के लिए जो है ना, अपने साधनों की आवश्यकता है, रिसोर्सेज की आवश्यकता है। संसाधन जुटाना भी किसका काम है? टॉप अधिकारियों का काम है। वो संस्था के लिए, फैक्ट्री के लिए जो भी साधन चाहिए वो सारे अवेलेबल करवाते हैं। चाहे उसमें माल की ज़रूरत है, चाहे मशीन की ज़रूरत है, चाहे व्यक्तियों की आवश्यकता है, किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता है, पूंजी की आवश्यकता है, संपत्तियों की आवश्यकता है, व्हीकल्स की आवश्यकता है, वो सारी पूरी करने का काम भी इन्हीं का होता है। तो रिसोर्सेज को मैनेज करना इनका काम है। 5वीं बात,
बजट्स निर्धारित करना, किस काम में हमने कितना पैसा लगाना है, कौन सी एक्टिविटी हमने कितने अमाउंट में संपन्न कर देनी है, वो उसका बजट कहलाता है। उत्पादन के लिए कितना पैसा हमने सुरक्षित रखना है, ठीक है, कच्चे माल के लिए हमें कितना रखना है, इस प्रकार की हम एक सीमा निर्धारित कर देते हैं। उत्पादन में इतने से ज़्यादा पैसा नहीं लगाना, ठीक है, और विक्रय हमने इतना करना है। तो ये सारे बजट्स होते हैं। तो बजट्स में हम एक सीमा रेखा निर्धारित हो जाती है कि इससे ज़्यादा हमने खर्चा नहीं करना है, इस सीमा के अंदर रह करके हमने कार्य करना है। ये हमारे टॉप मैनेजमेंट के कार्य थे। इसके बाद हमारा मिडल मैनेजमेंट, जो कि टॉप अधिकारियों के नीचे काम करता है। सबसे पहले मैंने बताता, सबसे टॉप में होता है हमारा कौन, टॉप मैनेजमेंट। फिर उसके नीचे उसके टॉप के आदेशों का पालन कौन करता है, मिडल मैनेजमेंट करता है, और मिडल मैनेजमेंट के आदेशों का पालन लोअर मैनेजमेंट करता है। तो ये ऊपर से नीचे शीर्ष में चलते हैं। जैसे कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, सबसे अधिक पावर टॉप मैनेजमेंट के पास, उससे कम पावर मिडल मैनेजमेंट के पास, उससे कम पावर लोअर मैनेजमेंट के पास। तो ये मिडल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट के सबऑर्डिनेट्स हैं, अधीनस्थ हैं, जो उसके दिशा निर्देश के मुताबिक कार्यों को करते हैं। तो मिडल मैनेजमेंट जो कि बीच का कार्य है, वो बीच का है, उसके कार्य कौन कौन से, उसके अधिकारी पहले आपको बता दिए थे। वो अधिकारी आपको सही पता होना चाहिए, वो अधिकारी क्या क्या कार्य करते हैं, उनका कार्य क्या क्या है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसियों की व्याख्या करते हैं। पॉलिसी बनाने का काम तो टॉप मैनेजमेंट का काम है, और उसको खोल के बताना, उसकी व्याख्या करना, अच्छी प्रकार से समझाना, वो किसका काम है, बीच के अधिकारी जो मिडल मैनेजमेंट के अधिकारी हैं उनका कार्य है, ताकि काम को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो पॉलिसी में उनका विवरण समझा दिया जाता है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप जानते हो उनका काम तो सिर्फ जो है ना एक डायरेक्शन देना है, टॉप मैनेजमेंट का कार्य तो उसको अंजाम देने का कार्य तो उसके नीचे वाले अधिकारी करते हैं, मिडल वाले और लोअर वाले। तो ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया जाता है। कोई भी काम स्थापित करना है तो हमने एक ढांचा बनाना पड़ेगा कि उत्पादन में कितने आदमी चाहिए, विक्रय में कितने चाहिए, शोध में कितने चाहिए, क्रय करने के लिए कच्चा माल क्रय करने के लिए कितने चाहिए। तो वो सभी निर्धारित किए जाते हैं, उसको बोलते हैं संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि उनका ढांचा नहीं बनाएंगे तो ढांचे के बगैर संस्था के सारे कार्य नहीं हो पाते। तो जिस प्रकार से मान लें हमारा उद्देश्य है कि किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे हमारे हरियाणा के अंदर है, हरियाणा को 4 जोन में बांट दें, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 जोन बना दिए दिशा के हिसाब से, और प्रत्येक जोन का एक अधिकारी निश्चित कर दिया। प्रत्येक एक क्षेत्र का पूर्व दिशा का अलग, पश्चिम का अलग, उत्तर का अलग अधिकारी, और दक्षिण में जितना भी एरिया पड़ता है उसका अलग ऑफिसर नियुक्त कर दिया जाता है। और प्रत्येक जोन में भी कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। एक जोन में अकेला अधिकारी तो सारे काम कर नहीं सकता। जैसे ईस्ट जोन का जो अधिकारी होगा, या वेस्ट का जो अधिकारी होगा, या साउथ का या नॉर्थ का जो अधिकारी होंगे, वो अपने आप काम नहीं कर सकते। तो उनको भी अपने अपने जोन के कार्य पूरे करवाने के लिए अपने नीचे कुछ कर्मचारी रखने पड़ते हैं, जिनको हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, विक्रय प्रतिनिधि बोलते हैं, जो कि माल के विक्रय को पूरा करवाते हैं। जैसे हमने उद्देश्य बनाया भाई जो है ना हरियाणा के अंदर इतनी वस्तुओं का, 1 लाख वस्तुओं का, 5 लाख वस्तुओं का हमने विक्रय करना है। तो विक्रय का जो उद्देश्य पूरा करना है वो तो यहाँ निर्धारित तो टॉप मैनेजमेंट होगा, पूरा यहाँ करना। तो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ दिशा के 4 जोन बना दिए, प्रत्येक जोन का एक अधिकारी निश्चित कर दिया, ऑफिसर नियुक्त कर दिया, और एक जोन में का जो अधिकारी है वो अपने जोन की एक्टिविटी पूरी कराने के लिए कुछ कर्मचारी रखता है, जिनको हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। वो अपने अपने कार्यों को पूरा करते हैं। तो इसके उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा होता है अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसमें तो सिर्फ विचार किया जाता है कि उत्पादन में कितने व्यक्ति चाहिए, क्रय में कितने चाहिए, विक्रय में कितने चाहिए, शोध में कितने चाहिए। तो उनमें एक प्रकार का केवल विचार मात्र ही होता है। एक ढांचा बनाते हैं, एक रफ वर्क करते हैं इसके अंदर, और किस जोन में कितने अधिकारी चाहिए उनका अपॉइंटमेंट वो व्यक्ति लगाए बगैर वो कार्य पूरा थोड़ी हो जाएगा। तो अपॉइंटमेंट में जैसा ऑर्गेनाइजेशन में सोचा था, उत्पादन में, विक्रय में, क्रय में कितने चाहिए, वो कितने चाहिए, केवल उनकी आवश्यकता का आकलन होता है वहाँ पे। यहाँ पे हम वास्तव में उनको अपॉइंट करते हैं, लगाते हैं, क्योंकि कर्मचारी केवल विचार करने से काम थोड़ी हो जाएगा, कर्मचारी तो लगाने पड़ेंगे। तो कर्मचारी अपॉइंटमेंट करने का अपने अपने जोन का जिम्मेवारी मिडल अधिकारियों की होती है।
तीसरा इंस्ट्रक्शन, व्यक्ति भी लगा लिए हमने, कर्मचारी भी लगा लिए जैसे जहाँ से ये थे, लेकिन उनको भी हमने इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, काम का दिशा निर्देश समझाना पड़ेगा, काम को किस ढंग से पूरा करना है, क्योंकि काम की वेस्टेज कर सकते हैं, चीज़ों की जो हमारा माल है उसका खराब कर सकते हैं। तो काम को अच्छी प्रकार से पूरा करवाने के लिए उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, दिशा निर्देश दिए जाते हैं, सुझाया जाता है, समझाया जाता है, उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। और उसके बाद होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन जैसे कर्मचारी काम करते करते कई बार हताश और निराश हो जाते हैं, तो उनको काम के प्रति उनकी इच्छा को बनाए रखने के लिए, काम के प्रति उनकी इच्छा को मेंटेन रखने के लिए उनको समय समय पर हम मौद्रिक या अमौद्रिक अभिप्रेरण देते हैं। मौद्रिक पैसे मुद्रा के रूप में, पैसे के रूप में, वेतन बोनस के रूप में उनको हम कहते हैं भी इतना बोनस देंगे आपको ताकि आप अच्छा काम करोगे, तो वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोटिवेशन। ठीक है, वो मौद्रिक भी हो सकता है, अमौद्रिक भी हो सकता है। पैसे के रूप में भी हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं या कोई पद वगैरह दे करके मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये दूसरा हमारा मिडिल मैनेजमेंट के कार्य, हमने 5 कार्य मैंने आपको 1 बाय 1 बताए। तीसरा लोअर मैनेजमेंट जो कि मिडिल मैनेजमेंट के नीचे आता है, उसके अधीनस्थ हैं। ये मिडिल मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट का क्या है, अधीनस्थ है, और ये इसके टॉप अधिकारी माने जाते हैं। ये लोअर मैनेजमेंट के जितने भी अधिकारी होंगे उनको अपनी रिपोर्ट मिडल को देनी होगी, मिडल वालों को टॉप को देनी होती है। लोअर मैनेजमेंट जो होता है, जो नीचे लेवल का होता है, तो उसमें कौन कौन से कार्य होते हैं, वो कौन कौन से कार्य वो करते हैं। तो जो सबसे पहले लोअर मैनेजमेंट को हम अन्य कई नामों से जानते हैं, क्योंकि नीचे का होता है, तो इसको हम सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी बोल देते हैं। पर्यवेक्षीय प्रबंध, पर्यवेक्षीय प्रबंध के नाम से जानता है। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट इसका दूसरा नाम है। लोअर मैनेजमेंट को सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी बोलते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट भी बोलते हैं। पहली पंक्ति का प्रबंध, क्योंकि ये कर्मचारियों के बिल्कुल जो श्रमिक होते हैं उनसे इसका सीधा संबंध होता है, इसलिए इसको फर्स्ट लाइन बोलते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, इसके 2 अन्य नाम भी हैं। अब ये काम कौन कौन से करते हैं? काम करते हैं वर्कर्स की कोई प्रॉब्लम्स है, जो कर्मचारी श्रमिक होते हैं, क्योंकि श्रमिक इनके अंडर आते हैं, तो श्रमिकों की कोई भी समस्याएं हैं उनको देखना, उनका निदान करना इनका कार्य होता है। क्योंकि श्रमिकों की समस्या का निदान नहीं होगा तो काम टाइम पर और अच्छी क्वालिटी का नहीं हो पाता। उनकी समस्या का निदान करना लोअर मैनेजमेंट का कार्य है। इन्वायरमेंट, क्योंकि कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए वातावरण चाहिए, वातावरण के बगैर कोई काम संपन्न होता नहीं है। जैसे आप यहाँ पढ़ते हो क्लास में आप पढ़ते हो, तो आप क्लास में पढ़ाई कब कर पाओगे? क्लास में पढ़ाई आप तभी कर पाओगे जब यहाँ पे बैठने की व्यवस्था होगी, बेंच होंगे, यहाँ पे बोर्ड होगा, चौक होगा, बुक होगी, और गर्मी के लिए जैसे फैन हमारे चलते होंगे, तभी तो वहाँ पर पढ़ने का वातावरण होगा। तो वहाँ जहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं वहाँ पे भी वातावरण चाहिए, वहाँ पे रोशनी भी चाहिए, रोशनी का होना बहुत ज़रूरी है, हवादार कमरों का होना ज़रूरी है। ठीक है, जो भी उत्पादन को करने के लिए आवश्यक वातावरण की आवश्यकता हो, माहौल की आवश्यकता, वो हमने ये लोअर मैनेजमेंट के उन अधिकारी श्रमिकों के लिए ऐसे वातावरण को तैयार करते हैं ताकि वो आसानी से अपना कार्य को कर सकें। सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, क्योंकि कर्मचारी जो है ना ऐसी भयंकर मशीनों पे काम करते हैं, कई खतरनाक मशीनें होती हैं, तो उनकी सेफ्टी करना भी किसका? लोअर मैनेजमेंट का कार्य है कि हमारे वर्कर को कम से कम दुर्घटना हो, हमारे श्रमिकों की दुर्घटना कम से कम हो, तो उनकी सेफ्टी रखना भी उनका कार्य होता है। चौथी बात, हेल्प करते हैं मिडिल मैनेजमेंट की, जो इससे ऊपर का मैनेजमेंट है मिडिल मैनेजमेंट, उसकी मदद करते हैं हर काम में, जो भी जिस भी प्रकार की उनको मदद की आवश्यकता होती है, श्रमिकों से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी होती है तो वो अवेलेबल करवाते हैं। तो ये मदद करते हैं मिडिल अधिकारियों की। सजेशन, सुझाव देते हैं, सुझाव भी देते हैं, सजेशन जैसे श्रमिकों के पास भी काम को करते करते कई अच्छे सुझाव हो जाते हैं, तो उनको हम इनवाइट करते हैं कि आप अपने सुझाव दीजिए, क्योंकि आप वास्तविक कार्य का तो आपको पता है, काम को वास्तव में अंजाम आप देते हैं, तो आप अपने सुझाव दीजिए ताकि कोई महत्वपूर्ण सुझाव तो उसको अप्लाई किया जा सके और भविष्य में उत्पादन में मदद मिल सके और संस्था के उद्देश्य समय पर पूरे हो सके। तो ये इसके कार्य रहे। तो ये तीनों के मैंने आपको बता दिया, ये आप किताब से पढ़ लेना। इसका PDF मैं आपके पास भेज दूंगा, बुक का भी, बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसका PDF भी भेजूंगा, उससे आप इसको पढ़ सकते हो और डिटेल से भी।
अब इसका लास्ट पॉइंट जो आता है उसका फंक्शन कौन कौन से हैं, कार्य कौन कौन से हैं। जैसे कि पहले भी मैंने आपको कई बार बताया जा चुका है कि वैसे तो इसके जितने फंक्शन हैं, कार्य हैं, 5 कार्य होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, ठीक है, डायरेक्शन और कंट्रोल। ये पहले भी मैंने आपको समझाया है, ये 5 कार्य पूरे होते हैं। अब हमारी इस बुक में आगे जो चैप्टर होंगे वो जैसे प्लानिंग का चैप्टर आएगा, उसके बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर आएगा, उसके बाद हमारा स्टाफिंग का चैप्टर आएगा, उसके बाद हमारा डायरेक्शन का आएगा, ठीक है, और कंट्रोलिंग का आएगा। लगभग 20 से 21 चैप्टर इसी ये प्रबंध के जो कार्य हैं उन्हीं पे बनाए गए हैं। वो वहाँ हम डिटेल से और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा हल्का इनके बारे में यहाँ बताते हुए, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, प्लानिंग के अंदर हम किसी भी चीज़ भविष्य के बारे में अभी से चिंतन करते हैं, हमने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, उसको हम प्लानिंग करते हैं। क्योंकि प्लान के बगैर जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है वो बेकार चले जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। प्लान के बगैर इतना बड़ी अमाउंट का वेस्टेज हो सकती है, इसलिए प्लानिंग क्या, कौन, कैसे, कब, ये निर्धारित करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद प्लानिंग के बाद प्लानिंग मात्र से कुछ नहीं होना, ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा। जैसे अभी समझा, संगठन का ढांचा तैयार किया जाएगा, उत्पादन में कितने व्यक्ति चाहिए, विक्रय में कितने चाहिए, शोध में कितने चाहिए, हर एक विभाग के हमने जो है ना कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण किया जाएगा, उसका ढांचा तैयार किया जाएगा। और इस स्टेज पे कौन कौन से कार्य होते हैं, कार्य की पहचान की जाती है, फिर क्या कार्य करना है, फिर उस कार्य के टुकड़े बना दिए जाते हैं, विभागीकरण करते हैं, उनको अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं। और जैसे टुकड़ों का मतलब उत्पादन विभाग बना दिया, विक्रय विभाग बना दिया, शोध विभाग बना दिया, सेवी वर्ग विभाग बना दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं और प्रत्येक डिपार्टमेंट के कार्य एक स्पेशल व्यक्ति को दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के कार्य इसके अंदर हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तीसरा स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब जो यहाँ पे हमने सोचा, जो रफ वर्क हमने यहाँ पे तैयार किया, कार्य को टुकड़ों में बांटा, उसके विभाग बनाए, तो उनमें काम अपने आप थोड़ी हो जाएगा। विभागों में स्टाफ लगाना पड़ेगा, व्यक्ति हमने नियुक्त करने पड़ेंगे। तो स्टाफिंग में हम नियुक्त करते हैं। सबसे पहले देखते हैं किस डिपार्टमेंट में कितने कर्मचारियों की ज़रूरत है, ठीक है, उसका आकलन करेंगे। सबसे पहले आकलन करेंगे कितने व्यक्ति चाहिए, और आकलन के बाद जो है ना हम भर्ती निकालेंगे। भी हमने हमारी संस्था के लिए हमने कुछ कर्मचारी की आवश्यकता, उसकी भर्ती हम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के थ्रू या अखबारों के थ्रू या टीवी के थ्रू हम उसकी भर्ती निकालते हैं। और भर्ती के बाद हम भर्ती में क्या करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप हमारी संस्था में आइए, ठीक है, हमारी संस्था में इन पदों पे आपकी आवश्यकता है। तो आए हुए व्यक्तियों को बुलाना क्या होता है, इनविटेशन देना, भर्ती कहलाता है। तो और तीसरा काम है उसके अंदर स्टाफिंग में चयन करना। जो व्यक्ति आए वो सारे व्यक्ति हमारे काम के नहीं है, उनमें से देखेंगे हमारी संस्था में कौन अच्छा कार्य कर सकता है, हमारे हिसाब से कौन व्यक्ति सही है, कौन किसकी योग्यता सही है, तो उसको हम चयन कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं उसका। और सिलेक्शन करने मात्र से कुछ नहीं होना, उसके बाद हम उसको काम पर लगाते हैं। जिस काम के लिए उसको चयनित किया गया है उसको हम उस काम पे सेट करते हैं, उस मशीन पे या उस जगह उसको हम लगाते हैं। और फिर उसका वो जो काम में कुछ गलतियां करता है तो उसका धीरे धीरे उसका विकास करते रहते हैं, उसको समझाते रहते हैं। तो ये स्टाफिंग के कार्य हैं, आकलन, भर्ती, चयन, काम पर लगाना, उसका विकास करना, ये स्टाफिंग के कार्य हैं। फिर डायरेक्शन क्या होती है, उसको निर्देशन देना। कर्मचारी हमने लगा लिए तो केवल लगाने मात्र से कुछ नहीं होना है, उनको काम से संबंधित समय समय के साथ साथ विभिन्न दिशा निर्देश देने पड़ते हैं, उनके काम की चेकिंग भी करते रहना पड़ता है। ये नहीं कि हमने मशीनों पे लगा दिया, उत्पादन पे कर्मचारी को बिठा दिया तो वो अपना है ना करते रहे, बस देखना क्या है, कुछ भी नहीं देखना, बल्कि ऐसा नहीं है। काम को चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है। और न केवल काम को चेक करके बल्कि उस काम से रिलेटेड जो सुझाव बनते हैं वो कर्मचारियों को दिए जाते हैं। तो सुपरविज़न का कार्य इसके अंदर आता है। डायरेक्शन में क्या होता है, सुपरविज़न। एक तो सुपरविज़न होता है पर्यवेक्षण, काम पर्यवेक्षण का बल होता है काम की चेकिंग करना, देखना बार बार जाके कर्मचारी जैसा कहा था वैसा कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। कम्युनिकेशन, उनसे बातचीत करना। दूसरा इसमें कार्य है उनसे बातचीत करते रहना, उनकी समस्याओं को सुनना, अपनी बातें उनको समझाना, विचारों का आदान प्रदान करना, इसका काम है। लीडरशिप, नेतृत्व देना। उसको हम कर्मचारी वो काम कब करेंगे, जब हम हमारे अंदर नेता के गुण होंगे, हम उनकी इच्छाओं भावनाओं को समझते होंगे, तो एक लीडरशिप, नेतृत्व देना पड़ेगा। और मोटिवेशन, और काम से चौथा काम उसका होगा लीडरशिप के बाद मोटिवेशन। उनको काम के प्रति इच्छा को बनाए रखने के लिए कुछ प्रलोभन दिए जाते हैं जिसको हम मोटिवेशन बोलते हैं, ठीक है। तो
ये 4 मैंने अभी बताया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, और डायरेक्शन में 4 बताया, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन। और सबसे लास्ट जो पॉइंट है हमारा हुआ है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब क्या है? सबसे पहले नियंत्रण में 4 कार्य पूरे होते हैं। एक तो काम का परिमाप निश्चित किया जाएगा। काम का परिमाप का मतलब काम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक कर्मचारी को 100 चीज़ें बनाने का उद्देश्य दे दिया, तो इसको बोलते हैं परिमाप निर्धारित किए जाते हैं सबसे पहले। तो भाई आप एक व्यक्ति को 100 चीज़ें एक दिन में बनानी है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे करते हैं वास्तविक कार्य प्रगति का मापन। वास्तविक कार्य प्रगति का मापन। भाई 100 चीज़ बनाने के लिए बोल तो दिया, लेकिन क्या उसने बढ़ाई कितनी? वास्तविक कार्य प्रगति कितनी की, उसने काम किया कितना। जैसे 100 चीज़ दी तो उसने बनाई मान लिया 80 चीज़ें, तो ये वास्तविक कार्य देखते हैं। दिया काम देने को बोलते हैं, कितना काम दिया उसको उद्देश्य के रूप में वो परिमाप निर्धारित किए जाते हैं कंट्रोलिंग में। और दूसरे बाद देखते हैं उसने काम कितना पूरा किया, तो वो वास्तविक कार्य की प्रगति का मापन बोलते हैं उसको। और उसके बाद देखो उसका जो है ना, तीसरी बात देखेंगे उनकी तुलना, कंपैरिजन करना। तुलना करने का मतलब क्या आता है कि परिमाप कितने दिए थे, काम हुआ कितना, तो उसकी हम तुलना करते हैं। भाई उसके लगभग काम पूरा कर दिया या काम में अंतर बहुत ज़्यादा रह गया। जैसे 100 चीज़ दी थी, 80 बढ़ाई तो अंतर रह गया। 100 चीज़ दी हो और 95 बना दी हो तो लगभग पूरी कर दी है। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं परिमाप की और वास्तविक कार्य की, ठीक है। और चौथे नंबर पे हम करते हैं विश्लेषण, विचलनों का विश्लेषण। विचलन क्या होते हैं? जैसे 100 माइनस 80 तो 20 चीज़ क्या कहलाएंगे? उसका विचलन का अंतर जिसको बोलते हैं विचलनों का विश्लेषण। भाई 20 चीज़ नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी, उसकी क्या वजह रही, उसको बोलते हैं उसका विश्लेषण करना, ठीक है। और उसके बाद बोलते हैं विचलन के बाद सुधारात्मक का मतलब जो कमी रही उसके लिए अगला स्टेप क्या होगा? कमी रहती तो कमी को ऐसे ही थोड़ी छोड़ दिया जाएगा। कमी को सुधारने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे तो उनको सुधारा जाता है। तो 5 कार्य इसके अंदर होते हैं। सब काम का परिमाप निश्चित करना, वास्तविक कार्यगति का मापन करना, तुलनात्मक विश्लेषण करना, विचलनों का विश्लेषण करना, सुधारात्मक कार्रवाई करना। तो बच्चों आज मैंने आपका चैप्टर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर फंक्शंस को कंप्लीट कर दिया है। आज क्वेश्चन इसके बनते हैं टॉप मैनेजमेंट के कार्य कौन कौन से, उसके अधिकारी कौन कौन से। एक प्रश्न तो ये मिडल मैनेजमेंट क्या है, उसको कौन कौन से कार्य पूरे करता है। दूसरा प्रश्न आपका ये बनता है। तीसरा प्रश्न लोअर मैनेजमेंट क्या है, उनको किन नामों से जानते हैं, कौन कौन से वो कार्य वहाँ पे पूरे किए जाते हैं, वो ये तीसरा प्रश्न बनता है। और चौथा प्रश्न बनता है प्रबंध के कार्य कौन कौन से हैं, वो किस किस प्रकार से पूरे होते हैं। तो ये आपने आज इतना अच्छी प्रकार से याद करना है। इससे रिलेटेड जो भी मैटर होगा वो आपके पास में PDF से भेजूँगा। बुक है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी है तो PDF आपके पास भेजूँगा। इसमें आप ये याद कर लेना, ठीक है। पिछले क्वेश्चन अकाउंट के आपने कर लिए होंगे, नहीं भी किए हैं तो उसको आप पूरा कर लें, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।